दोस्तों, साथियों, और हिंदी में चलेगा ना? हिंदी चलेगा। हाँ। यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि शीतल के साथ कई लोग हैं यहाँ पर जिनके साथ पुराना रिश्ता है, बट शीतल के साथ भी एक ख़ास रिश्ता है क्योंकि शीतल ने मेरे फिल्म में एक उस पात्र की तरफ से वो आई थी। मैंने एक अभी रिसेंटली फिल्म बनाई है जिसका नाम है ज़मीर, जहाँ जो औरतें जो महिलाएं अपनी पॉलिटिक्स के लिए, अपने एक्टिविज़म के लिए जेल गई हैं और जेल में रही हैं, उनके ऊपर मैंने एक फ़िल्म बनाई है। तो उसमें कई लोग हैं उस असम से भी और छत्तीसगढ़ से भी और कई जगह, कई ऐसे ऐसे इलाकों से जहाँ पर इस वक्त स्टेट के सपोर्ट के साथ धावा बोला जा रहा है कुछ इलाकों में। और उसमें शीतल का भी, क्योंकि शीतल भी जेल गई थी, तो शीतल भी उस फिल्म में है। शुरुआत शीतल से होती है, बीच में भी शीतल आती है और अंत में भी शीतल गाती हैं। और एक तरह से वो मेरी फिल्म की सूत्रधार हैं। उसको कभी मौका मिले दिखाने का तो आप लोग देखिएगा उसको, क्योंकि आज के तहत जो हो रहा है, और ये नहीं है कि सिर्फ आज का जो सत्ता है, कुछ सालों से जो हमारी संस्थाएं हैं जिस तरह से आम जनता के ऊपर हावी हो रहे हैं, वो सब उसमें उस फिल्म में है। तो एक तरह से उसके लिए, और क्योंकि वो डॉक्यूमेंट्री फिल्म है और डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स की इस तरह की सर्कुलेशन नहीं होती है, आसान नहीं होता है, तो आप देखने वाले भी कम होते हैं, तो उसको ख़ास जगहों पर दिखाना होता है। कल दिखाई थी यूनिवर्सिटी में, क्योंकि आर्काइविंग पे एक कॉन्फ्रेंस था और उसमें दिखाई गई थी। शीतल की हम वेट कर रहे थे पर शीतल नहीं आ पाई, पर कभी मौका मिले तो आप लोग अपने संस्था में दिखाइए और मुझे अच्छा लगेगा। इसका कनेक्शन, ये जो जाति को लेकर के क्या हमारे समाज में किस तरह की संस्थाएं बनी हुई हैं, और ऐसी बनी हैं और इतनी एक दूसरे से ऐसे उनका मिश्रण हुआ है कि उनको उधेड़ना भी काफ़ी मुश्किल हो जाता है। क्योंकि जाति की प्रक्रिया जो है वो अपने आप में जाति हम समझ जाते हैं, पितृसत्ता को भी हम अलग से समझ जाते हैं, पर इन दोनों का मिश्रण होकर के एक ही संस्था बनाना, ये एक खास क्या कहते हैं ढांचा जो हमारे देश में बना है, साउथ एशिया में बना हुआ था। इसको समझने के लिए आपको नए तरह के औजार की ज़रूरत है। मैं समझती हूँ कि कई चीज़ें हैं जो साउथ एशियन रियलिटी के साथ जुड़े हुए हैं, उसको समझने के लिए हमको इंडिपेंडेंटली अपनी स्तर पर एनालिटिकल टूल्स, क्रिटिकल विश्लेषण करने की जो ज़रूरत है, वो हमको अपने औजार अपने आप निकालने पड़ेंगे। और हम सीधा किसी भी थ्योरी को बाहर से नहीं ला सकते, क्योंकि बाहर की थ्योरी समझ ही नहीं सकती है कि हमारे देश में किस तरह का एक संस्था बना हुआ है जिसको चलाने में बहुत आसान हो गया है, क्योंकि वो हमारी निजी जीवन के साथ इस तरह से जुड़ा हुआ है कि हम उसको देखते भी नहीं हैं। हमारे ऊपर एक तरह का चश्मा चढ़ा हुआ है, और उस चश्मे के स्तर पर हम उसको इंटरनलाइज ऐसे कर रखा है कि हमें कुछ वो जो जटिल संस्था बनी हुई है हमारे यहाँ, वो हमको दिखता भी नहीं है। तो इसलिए आप लोगों को तो मालूम होगा कि यहाँ महाराष्ट्र ऑफ कोर्स यूनिक है, क्योंकि महाराष्ट्र में जाति के विरुद्ध बोलने वाले बहुत सालों से, बहुत 100 साल से ज़्यादा की इतिहास है। फूले से शुरू होता है और फूले जब
8 में उन्होंने जब स्कूल खोला, 1848 में जब उन्होंने स्कूल खोला लड़कियों के लिए, और मुक्ता साल्वे जैसी लड़कियों को उसके अंदर से आने का मौका दिया, पढ़ने का जो पॉसिबिलिटी, जो गुंजाइश थी वो उन्होंने जब उनको दी, तो आप देखते हैं कि इस छोटे से लेख में मुक्ता साल्वे ने ऐसा एनालिसिस किया, ऐसी विश्लेषण की कि जाति भी समझ आता है और जेंडर भी उसमें हमें दिखता है, जिस तरह से वो अलग अलग मुद्दों को लाती है अपने उसमें। तो ये एक बड़ी और ये फेमिनिस्ट की खोज थी। ये इस फेमिनिस्ट की खोज ये नहीं थी कि उन्होंने उसको डिस्कवर किया, उन्होंने उसको पॉपुलराइज किया, क्योंकि एक बड़ा किताब स्रोत निकल के आया था, वुमेन राइटिंग इन इंडिया। उसमें विद्युत भागवत वगैरह ने उसको ढूंढा, उसको वो एक पर्चा था जो किसी मैगज़ीन में आया था उन दिनों में, पब्लिश हुआ था। उसको रिकवर करके एक आर्काइव बनी हुई थी एक तरह से, जिसमें इस स्रोत को डाला था। उसको पढ़ करके जो मैं तो मराठी पढ़ नहीं सकती हूँ, पढ़ सकती हूँ पर समझ नहीं सकती हूँ, क्योंकि देवनागरी में है तो पढ़ तो लेते हैं पर समझ नहीं सकते हैं। पर जिस तरह की उसमें एनालिसिस उस छोटी 13 साल की लड़की का ने किया, उसकी भी एक लंबी इतिहास है। मैं उसको आपके सामने अभी 2 मिनट में खोलती हूँ। जिस तरह से उसने कास्ट एंड जेंडर को एक साथ ला करके अपना एनालिसिस, अपनी लेख लिखी, जिसमें दर्द पूरी तरह से भरा हुआ है कि किस तरह की ज़िंदगी जी जाती है दलित जातियों के साथ। उसमें फिर अगर आप लड़की हो तो अपने आप में आप देखिए कि फूले को तो आप अच्छी तरह से जानते होंगे। फूले की खासियत अगर हम देखें तो उन्होंने भी कास्ट एंड जेंडर को साथ डालने की कोशिश की है, क्योंकि जिस तरह से अपने समाज में एक तो उन्होंने स्कूल खोला लड़कियों के लिए, उस लड़की सावित्री उसमें टीचर थी, उसी स्कूल में फातिमा शेख भी टीचर थी। तो आप आज के स्तर पे अगर हम देखें तो जो कम्युनिटीज़ हैं, जो ग्रुप्स हैं जिसको एक तरह से अलग किया जा रहा है हमसे, वो उस मौके पर दलित भी और मुसलमान औरत भी साथ में आकर के वो स्कूल चला रहे हैं। और ये 48-49 में फूले ने किया। अब अगर हम आगे बढ़ कर के देखें इसको, सावित्री बाई के आज तो जानकारी सावित्री बाई फूले के बारे में ज़्यादा आ गई है, क्योंकि उनकी कविताएं वगैरह निकल के आई हैं और उसको छापा भी किया है, उसको ट्रांसलेट भी किया है। तो हमारी समझ सावित्री बाई फूले को लेकर ज़्यादा सूक्ष्म हो गई है, अच्छी हो गई है। बट सावित्री बाई फूले की जो खासियत, जो टीचर्स जो पढ़ाती थी, उसको सामने ला कर के अच्छी चीज़ यह है कि सावित्री बाई फूले को टीचर्स, ऐसे टीचरों में माना जाता है कि उनको सलामी देनी चाहिए। तो हमारे इतिहास में हम जब देखते हैं टीचर्स की बात करते हैं, और ये एक्चुअली इंटरेस्टिंग है, राधा कृष्णन के जन्मदिन पे हमने टीचर्स डे मनाया हुआ है, पर हमारी तरफ से, औरतों की तरफ से, विमेंस मूवमेंट की तरफ से सावित्री बाई फूले का जन्मदिन जो है वो हमारे लिए एक तरह से टीचर्स डे हम मानते हैं उसको, क्योंकि वो जिस तरह का कदम उन्होंने उस समय दिखाया था। तो इतिहास में हमारे पास कई चीज़ें हैं, ऐसा नहीं है, पर लेकिन इतिहास को तोड़ने की आज प्रक्रिया, एक स्मैश करने की प्रक्रिया है। क्योंकि अगर आप असली इतिहास में चले जाएंगे तो आपको ये जो फर्जी इतिहास डाली जा रही है, जिसमें घृणा और अलगाव जो प्रक्रियाएं हैं, उसी को हम बढ़ावा दे रहे हैं। तो हम अपनी इतिहास को, अपनी इतनी रिच, बहुत ही क्या कहते हैं,
बहुत ही फूलों जैसी हमारी इतिहास है, उसमें सब धाराएं हैं। उन धाराओं को ढूंढना और रखना मैं समझती हूँ बहुत ही पावरफुल हमारे औजार हैं। बट उसमें ये डेंजर भी है, थोड़ी देर के बाद मैं उस पर वापस जाऊंगी। बट अभी के लिए मैं वापस इस पर पॉइंट पे जाना चाहती हूँ कि फूले से हमने क्या सीखा। फूले मैंने पर्सनली क्या मुझे जब बहुत ज़बरदस्त फॉर्मूलेशन उनकी जो दिखाई थी कि उनका फॉर्मूलेशन है कि तीसरी आँख खोलने की ज़रूरत है। दो आँख तो हमारे हैं जिससे हम दुनिया देखते हैं, तीसरी आँख यहाँ है, मतलब शिव जी की आँख नहीं है, समझ वो जिससे उन्होंने दुनिया को भंग कर दिया। ये तीसरी आँख विश्लेषण वाली आँख है जो हमारी समझ है, जिसको अगर हम वो एनालिटिकल आई, उसको हम एनालिटिकल, मैं उसका नाम दिया है कि एनालिटिकल आई, मतलब एक समाज को और एक हमारे इतिहास की एनालिसिस करने के लिए, विश्लेषण करने की जो क्षमता है, और वो उसको खोलने की ज़रूरत है। बिकॉज असली ज्ञान तो तब आएगा, क ख ग से नहीं होगा। असली ज्ञान तो वो है जो आपको समझने के औजार देती है। समझने की औजार बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम अपनी तरफ से समझने के औजार नहीं पैदा करेंगे, नहीं ढूंढेंगे और नहीं इस्तेमाल करेंगे, तो हम एक तरह से छाप वाली मेंटालिटी हमारी रहेगी। क्योंकि हम, अच्छा सही बात है कि क्लास हमको एनालिटिकल टूल है, वो अपने आप वर्ग समाज जो है वो हमको हम कह सकते हैं कि सोशल साइंस जो पैराडाइम, जो ढांचा बना हुआ है, वो उसके तहत हमको वो समझ में आई है कि क्लास क्या चीज़ होती है। जेंडर भी हमने देखा है, विमेंस मूवमेंट ने जब अपनी तरह से, दुनिया भर में विमेंस मूवमेंट चालू हुआ था, वो भी जेंडर के भी औजार हमको मिलने लगे। कास्ट की भी समझ थी, ऐसा नहीं है। महाराष्ट्र में तो बहुत ज़बरदस्त इतिहास है जाति को लेकर के, उसकी समझ को, और हमने बिल्ड किया। चाहे शरद पाटिल हो, कई लोग हैं जिनके तहत हमको कास्ट की समझ आई है। लेकिन इनको साथ डाल करके, कास्ट, क्लास एंड जेंडर तीनों को डाल करके जो समझ हमको बनाने की ज़रूरत है कि हमारे देश में क्या संस्था है, कौन सी संस्था है। यहाँ सीधा क्लास नहीं चलता, कास्ट रेस से डिफरेंट है। सारी दुनिया में रेसिज्म की एनालिसिस हो गई है। हमारे देश में एक खासियत है कि हमारे यहाँ कास्ट और क्लास मिल करके एक प्रक्रिया बन करके मजबूत हुई है समाज में, जिसमें जो ढांचा इतना मजबूत है कि उसमें आप साधन और उच्च जातियों को एक साथ डाल दिया है। साधन की मोनोपोली, साधन का जो एकत्रित करना जो हमारे हाथ में है, वो ऐसे किया गया है कि ऊंची जातियों के हाथ में ज़मीनें हैं, नीची कोट अनकोट नीची जाति, हम ये उनको नीची नहीं मानेंगे, ये जातियां जो हैं बहुजन और दलित जातियां जो हैं, उनके पास साधन नहीं है। और वो फिर उनसे ये संस्था क्या छीनती है, क्या एक्सट्रैक्ट करती है, उनका लेबर एक्सट्रैक्ट करती है। उस लेबर को सैनिटाइज करने के लिए, उस लेबर को वाजिब करने के लिए आपके पास कास्ट से बढ़िया कोई औजार है ही नहीं। क्योंकि कास्ट में तो आपको बताया गया है कि ये ढांचा नेचुरल है, मतलब स्वाभाविक है कि नीचे, और कर्म के साथ उसको जोड़ दिया है। तो आप अगर पैदा हो गए पिछड़ी जातियों में, तो आपकी पूर्व कर्म किसी तरह से आई हुई है उसमें। पॉइंट ये है कि हमने ये नहीं देखा कि किस तरह से इकट्ठा किया है हमने रिसोर्सेज को ऊपर जातियों में। और जो ब्राह्मण और क्षत्रिय का जो क्या कहते हैं सांठ-गांठ था इतिहास में, वो सांठ-गांठ जो है उसके तहत वो स्ट्रक्चर जो बना हुआ है, सीढ़ी नुमा वाला एक ढांचा जो बना हुआ है, वो कायम रहती है, क्योंकि उस पर आप
प्रश्न भी सीधी तरह से नहीं उठा सकते। उसके विरुद्ध अगर हम मूवमेंट करते हैं तो हमें मालूम नहीं है कि इस ढांचा को कैसे तोड़ें। तो हम जात पात तोड़ो आंदोलन करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, स्ट्रक्चर फिर भी कायम है, क्योंकि यहाँ वो टाइड अप है, वो उसका जो रिलेशनशिप है वो शादियों के साथ कर रखा है। मतलब हमारे वैवाहिक संस्था ऐसी बनाई गई हैं कि आप अपनी जाति के अंदर ही शादी करेंगे। जाति के अंदर आप शादी करोगे तो वही ढांचा आप अगली पीढ़ी अगली पीढ़ी अगली पीढ़ी अगली पीढ़ी परमानेंटली आपने बांध दिया उसको, क्योंकि उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। साधन ऊपर रहेंगे और जो श्रम है वो नीचे रह जाएगा, क्योंकि वो ऑलमोस्ट उसको स्वाभाविक नेचुरल सा बना दिया है। इनइक्वालिटी हमारे देश में एक तरह से उसको नेचुरल बना दिया है, उसको ये है ऐसा ही है। असलियत में क्यों ऐसा है ये तो अंबेडकर ने हमको बता दिया था, एनाहिलेशन ऑफ कास्ट जब उन्होंने पब्लिश किया था। अब ये भी आप देखिए, ये फॉर्मुलेशन जो समझ जो फुले की एक तरह की समझ थी, अंबेडकर की समझ कहाँ से कहाँ जा कर के जो क्लासिक उन्होंने लिखा था एनाहिलेशन ऑफ कास्ट, वो जाके कोलंबिया यूनिवर्सिटी में अमेरिका में जा कर के लिखा, जहाँ उनको रेस की भी कोई थोड़ी समझ में आई और उनकी लिबरल थिंकिंग जो भी वहाँ पे पॉलिटिकल साइंस में जो थिंकिंग थी सब बिल्कुल क्या। तो उन्होंने जो फॉर्मुलेट किया है वो हमारे लिए बहुत इंटरेस्टिंग है कि उसी को निकाल करके हमने फिर फेमिनिस्ट ने एक पॉइंट आया हमारे इतिहास में जब हमको उसको कन्फ्रंट करने की ज़रूरत थी। और ये पॉइंट जैसे क्या नाम है, शीतल ने अभी आपको एक थोड़ा सा हल्का झलक दिया, वो मंडल के ज़माने में, मंडल में अब आप देखिए हमारी नारीवादी नारीवादी संस्थाएं बन गई थी 79, 80, 81, 82, 83 में शुरू हो गया था। तो आप अगर इनको टटोलें इन संस्थाओं को तो आप देखेंगे कि रफली 80 के दशक में इनका स्थापन हो जाता है। पर तब भी कई सालों के लिए ये उस तरह का इम्पैक्ट नहीं करता है कि थ्योरेटिकल फॉर्मुलेशन जो थ्योरी को हम इंडिजिनाइज करके अपने देश को जब उसमें डाल के देखें तो उसके लिए एक पॉइंट आया है हमारे इतिहास में, और जिसमें जाति के मूवमेंट्स की समझ और फिर वुमेन्स मूवमेंट्स की जो समझ है वो मिलकर के एक तरह से आया। बहुत आसानी से नहीं आया, उसमें भी बहुत रस्साकशी हुई। बहुत फेमिनिस्ट ऐसे थे जो मानने को तैयार नहीं थे, जो खास करके शहरी फेमिनिस्ट नारीवादी जो थे वो तो मानने को तैयार ही नहीं थी कि कास्ट है, क्योंकि वो मिडिल क्लास में आ गई थी, वो अंग्रेज़ी एजुकेशन के साथ तहत पढ़ चुकी थी। तो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में सोचा कि हमने तो कास्ट छोड़ दिया है, पीछे हमारे ज़िंदगी में वो कायम नहीं है। बट कास्ट ऐसी चीज़ है जो ये भी देखने की ज़रूरत है कि उसने तुमको कहाँ बिठाया है, और वो कोई नेचुरल स्टार जगह नहीं थी, उसके लिए भी एक क्लास बन के आया था, एक भद्रलोक बन के आई थी। वो भद्रलोक जो है उसने नेचुरलाइज कर दिया। और मार्क्सिस्ट के साथ तो हमारा झगड़ा ही होता था। मुझे याद है कि जसोधरा बागची जो बड़ी समझने वाली थी, उन्होंने कह दिया कि कास्ट बंगाल में कास्ट है ही नहीं, है ही नहीं, जाति है ही नहीं, सब वहाँ भद्रलोक और छोटे लोक में इतना खाई है। लेकिन क्योंकि ब्राह्मण, कायस्थ और वैद्यों, ये तीन जो जातियाँ थीं, ये मिलकर के भद्रलोक बन करके आई थी, और उनका 100 साल 150 साल की इतिहास थी। तो उनको लगा कि जाति है ही नहीं हमारे देश। तो जब मंडल का अनाउंसमेंट हुआ था, और उसमें 1 मिनट में अभी जाऊंगी उसमें, तो मंडल के ज़माने में तो जो फूटा दिल्ली के अंदर, जो एक तरह से एक आग फूटा, वो फूटा जब, और उसको समझने के लिए
कई फेमिनिस्ट जो थी, खास करके अगर आप बंगाल वगैरह से अपनी थियोरी लेके आई थी, वो तो मानने को तैयार ही नहीं थे कि जाति एक तरह की चीज़ है। ये महाराष्ट्र में नहीं हो सकता था, क्योंकि महाराष्ट्र में समझ है, महाराष्ट्र में 150 साल पुराना इतिहास है जिससे कि हम वाकिफ़ थे, पर अलग जगहों में नहीं था, दिल्ली में नहीं था और यहाँ नहीं था। अब शुरुआत कैसे होता है, और हम भी समझने की कोशिश करें। ऐसा नहीं है कि मेरी समझ तो एक ऐसा तो नहीं है कि अपने आप में एक बिजली गिरी और मेरे को समझ आ गई। वो स्तर पे, ज़मीनी स्तर पे जब मंडल को लेकर के हमारी चर्चा होने लगी तो दिख गया कि क्या हो रहा है। अब यहाँ इसीलिए ये जो किताब मैंने लिखी थी, जेंडरिंग कास्ट थ्रू अ फेमिनिस्ट लेंस, ये इसकी शुरुआत होती है मंडल एजिटेशन के साथ। दिल्ली यूनिवर्सिटी में ज़बरदस्त उसकी एक क्या कहते हैं आग जैसी फैलाव हुई थी। दिल्ली में जो लोग आते हैं खास करके स्टेट पावर में शामिल होने के लिए, स्टेट पावर एक ज़बरदस्त चीज़ है। हाँ, यहाँ 100 साल का पुराना इतिहास है। कौन स्कूल जाता है, कौन सी जातियों से लोग निकल के आए, जो यहाँ के भद्र लोग निकल के आए, वो इतिहास पे हमको दिखता है। लेकिन दिल्ली में खासियत ये थी कि दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में बच्चे, लड़के खास करके, बच्चियाँ भी दूर दूर से आती थीं, बिहार से, उड़ीसा से, कई जगहों से। बिहार का जो ग्रुप था, टोली था, जो वहाँ पे आया पढ़ने के लिए, उनके दिमाग में बिल्कुल साफ था कि वो इन्वेस्ट कर रहे थे। वो लोग सब यहाँ दिल्ली में आकर के पढ़ते थे, फिर यहाँ से फिर वो सिविल सर्विस एग्ज़ाम लिखते थे। सिविल सर्विस में जाना एक तरह से बड़ी ज़बरदस्त उनके लिए एक जगह थी जिसके थ्रू वो अपनी कास्ट क्लास प्रिविलेजेस को रिप्रोड्यूस कर सकें। और वो यूनिवर्सिटी सिस्टम उसको क्या कहते हैं, उसके लिए एक ग्राउंड था जिसमें ये होना था। तो शुरुआत इस तरह से हुआ कि दो तरह की चीज़ें हुई, और मैं दोनों पे जाऊंगी आपको दिखाने के लिए। जो क्योंकि मैं वहाँ पढ़ाती थी, मैं सेंटर में थी, हमारी एक प्रोग्रेसिव ग्रुप था, समतावादी टाइप ऑफ ग्रुप था, जो हमने कोशिश करने की देखने की कोशिश की थी कि बहुजन जातियों में कास्ट क्या कहते हैं, क्या रिजर्वेशन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। और बहुत हमने चर्चा करने के बाद ये तय किया कि हाँ होनी चाहिए। तो मंडल का जो बेसिस था, तो दलित बहुजन को ऑलरेडी महाराष्ट्र में तो फूले के तहत ही आ गया था, बट उसको वो समझ दूसरी जगहों में बनने की काफ़ी, उसमें एक लंबा स्ट्रगल बना हुआ था। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो आते थे पढ़ने के लिए, वो फिर सिविल सर्विस की एग्ज़ाम में की तैयारी करते थे और सिविल सर्विस में जाना चाहते थे। तो जब ये इस तरह का माहौल बिगड़ा और मूवमेंट चला, तो एक तरह से एक भावुक रिस्पॉन्स आया यंग लोगों से, खास करके जिनको लगा कि हमारी ज़िंदगी में अब एक धक्का लग गया कि हमारा जो रास्ता है स्टेट पावर में अपना कंट्रोल रखने का, वो एक्चुअली दैट इज़ द सिस्टम कि आप स्टेट पावर को अपने काबू में रखें, आप उसमें शामिल होंगे तो वो आपकी हाथ में होगा। वो समझ तब आने लगा क्योंकि यंग लोगों ने अपने को बड़े क्या कहते हैं, ड्रामेटिक वे में अपने को जलाना शुरू कर दिया। और इससे लेकर सारी मिडिल क्लास, दिल्ली की जितनी भी मिडिल क्लास थी, वो बिल्कुल भावुक होकर के ये क्या बकवास है, ये क्या रिजर्वेशन का पॉलिसी है। सो रिजर्वेशन को लेकर के कई सालों से डिबेट तो था, खुंदक थी ऊंची जातियों में, लेकिन वो कभी उसको आर्टिकुलेट नहीं कर पाते थे, पूरी तरह से पब्लिक स्फीयर में नहीं डाल पा रहे थे। पर मंडल के टाइम में उनको मौका मिल गया इसको करने का। तो ड्रामा के तहत और मूवमेंट के तहत, तो मैं आपको एक मेरे उन दिनों में मैंने अपना वो नहीं किया था, क्या कहते हैं, मोबाइल्स तो होती नहीं थी,
कैमरा हमेशा नहीं होता था। एक पोस्टर था दिल्ली यूनिवर्सिटी की मॉरिस नगर में, जो जैसे यूनिवर्सिटी का एक सेंट्रल स्पेस है, उसमें बड़ी प्रदर्शन हुई थी, लोग बैठ गए थे और कई दिनों के लिए वहाँ पे एजिटेशन चला कि मंडल को वापस लो। तो उसमें एक ग्राफिटी थी जो पोस्टर बनाते हैं ना, हम अपने दिमाग से जो लोग क्रिएट करते हैं, और वो बड़ा इंटरेस्टिंग पोस्टर था। उस पोस्टर में भारत माता थी, इस साइड पर विश्वनाथ प्रताप सिंह, वीपी सिंह, क्षत्रिय राजपूत, तीर चला रहे हैं, कमान चला रहे हैं, और वो सीधा भारत माता की छाती में जा रहा है, उससे लहू टपक रहा है। लहू को चाटने वाले दोनों तरफ शरद पवार एक साइड में, कुत्ते की शेप में। वो तस्वीर मैंने नहीं ली थी, पर मेरे दिमाग में वो बैठी हुई है, ऐसा लहू टपक रहा है, उसको वो चाट रहे हैं। शरद पवार ऑन द वन हैंड, और एक और उन दिनों में क्या कौन थे मैं भूल गई हूँ अब, बट वो भी लीजिए पासवान, ये दोनों जो थे, हाँ रामविलास पासवान, ये इनकी बुत बनाई गई थी एज कुत्ते, तो कुत्ते थे, शक्ल उनकी ये थी। अब इतनी घिनौनी पोस्टर उन्होंने बना करके चौराहे पे लगाया, तो इन्फ्लेम्ड तो पैशंस होंगी। ये लड़कों को मालूम था कि उनके हाथ से क्या निकलने वाला है, क्योंकि स्टेट पावर को समझने की ज़रूरत है, हमें बहुत ज़बरदस्त ज़रूरत है। तो हम अपने स्तर पे कोशिश कर रहे थे कि बच्चों से जाकर बात किया जाए और उनको कहा जाए, तभी ये ग्लोबलाइजेशन और न्यू लिबरल पॉलिसीज़ की शुरुआत ही हुई थी, थोड़ी शुरुआत हुई थी। तो हमने इनको बातचीत करने में, कई हमारे टीचर्स थे, हम लोग बातचीत करने के लिए हमने उनसे कहने की कोशिश की कि देखो क्यों तुम ऐसे कर रहे हो, क्योंकि वो सारा प्राइवेटाइजेशन फील्ड निकल के आ रहे हैं, इतने जॉब्स होंगी बिजनेस में और कई तरह के जगहों पर, तो तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है, तुम्हारे के लिए तो सारा इलाका है जीतने का, तो वहाँ आपने को। पर बिहारी लड़कों में ये बहुत ज़बरदस्त है, यहाँ कोई बिहारी लड़का हो तो मैं ज़रूर कहूँगी कि समझ भी उनकी है, रेजिस्टेंस भी उनके कई बारी वहाँ से निकल के आता है, बहुत ज़बरदस्त। तो उन्होंने वो कहने लगे, और ये मैं समझाने की कोशिश करूँ कि जाति, जेंडर और क्लास का क्या कनेक्शन है और वो किस तरह से हमारे समाज पर बैठा हुआ है, वो उन्होंने जवाब हमको दिया, नहीं मैम, हम साफ हैं। एक भाई आर्मी में, एक भाई पुलिस में, एक भाई सिविल सर्विस में, और एक भाई ज़मीन पर। चारों भाई मिल करके वही ढांचा को आगे बढ़ाएंगे। और शादियां आपकी कहाँ होंगी? अपने घर के अंदर। तुम किसी के साथ भी लफड़ाबाजी कर लो, शादी आप वहीं पे करोगे जहाँ तुम्हारी माँ बाप कहेंगे, क्योंकि बच्चे का आप पैदा करोगे वही संस्था के अंदर। उनके लिए बिल्कुल साफ था। और साथ साथ तो ये एक तरफ से एक तस्वीर थी, एक तरह से ये या क्या कहते हैं आर्टिकुलेशन थी, नेटिव समझ थी, और एक दूसरी लड़कियों की तरफ से लड़कियां भी इसमें शामिल हो गई। हाँ, और उनके सामने पर्चे, इतने बड़े बड़े स्लोगन हम डालते हैं ना, मतलब गत्ते पर लिखते हैं, फिर पेंट करते हैं और लटका देते हैं अपने गले में। तो उसमें ये लिखा है, वी डोंट वांट, मंडल का आयोग को लेकर के, वी डोंट वांट अनएम्प्लॉयड हस्बैंड्स, वी डोंट वांट अनएम्प्लॉयड हस्बैंड्स। अच्छा, जब मैं बोलती हूँ वर्कशॉप्स वगैरह में तो सब थोड़ा बहुत हंसते हैं, बट इसका इम्पोर्ट क्या है? और मैं फिर कहती हूँ, देखिए वीपी सिंह ने क्या कहा था कि रिजर्वेशंस हम देंगे इन द सिविल सर्विस, ठीक है? ये तो नहीं कहा था, वो ऑर्डिनेंस थी। ये ऑर्डिनेंस तो नहीं निकाली कि कौन किसके साथ शादी करेगा।
वो तो ऑर्डिनेंस तुम्हारे दिमाग के अंदर बैठी हुई है, आप कभी मान ही नहीं सकते हो कि मैं अपने जाति से बाहर जा कर के किसी और से शादी करूँगी। अब तुम्हें क्या प्रॉब्लम था, तुम उन बहुजन लड़कों के साथ शादी कर सकते थे जिनकी नौकरियां लगने वाली थी। तुम्हें सिविल सर्विस का इतना रुझाव था तो तुम वो भी तो कर सकते थे ना। पर क्यों, वो हमारे यहाँ इंटरनल ऑर्डिनेंस चल रहा है औरतों में कि आप शादी वहीं करेंगे जहाँ आपके माँ बाप करेंगे, और वो उस स्ट्रक्चर का पूरी तरह से उसका एक सिस्टम बन के आएगा। तो ये चीज़ जो है, ये समझ प्रैग्मेटिक लोगों के, मतलब हमारा कास्ट सिस्टम हमको समझाने के औजार भी दिखता है। सच क्या है, क्या कहते हैं, समझ क्या है, लेकिन इंटरेस्ट कहाँ है। इंटरेस्ट हमारा ये है कि हम अपनी अपनी जगहों को बचा के रखें, किसी तरह से उस स्ट्रक्चर को कायम रखें। बट उसी में एक बहुत अच्छा मेरे को ये भी मिला कि और वो समझ, जो ये ऑर्डिनेंस कहाँ से आई जिसमें औरतों ने सोच लिया कि हम किसी उन लड़कों के साथ शादी नहीं करें, वो स्टार्टिंग पॉइंट था मेरा किताब लिखने का, जेंडरिंग कास्ट थ्रू अ फेमिनिस्ट लेंस। बिकॉज फिर समझ में आया कि क्या ढांचा है और क्या चीज़ है, और जो फेमिनिस्ट एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं उनको देखने की ज़रूरत है कि भाई हमने जाति छोड़ दिया, हमने ये कर दिया वो। तो पर उसी बिहार से, क्योंकि समझ भी उनकी बड़ी तेज़ है, एक बंदा लेफ्ट टाइप का बंदा था, उसने किसी वर्कशॉप में मैं ये ऐसी बातें कर रही थी और उसने जवाब दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। ही सेड, मैम हमारे देश में क्लास नहीं है, हमारे यहाँ क्लास्ट है। क्लास और कास्ट का मिश्रण होकर के जो ढांचा बनाया है हमने, जिसमें साधन एक जगह है और मजदूरी एक तरह है, वो जो है क्लास्ट है हमारे समाज में। ये हमको समझने की ज़रूरत है, और हमें ये मार्क्स नहीं समझा सकता, और कोई हमको ये नहीं समझा सकता। ये हमारी ज़मीन की उपज है, ये हमारे ज़मीन का ढांचा है। तो इसको समझने के लिए आपको फूले की समझ होनी चाहिए। इसमें जो रेजिस्टेंस औरतों की तरफ से आया है उसको समझने की ज़रूरत है। ये औजार को हम लेके चलेंगे तो हम अपने समाज को बेहतर समझेंगे। तो एट द एंड ऑफ द डे, जब तक जात पात तोड़ो सम्मेलन हम कितने भी करते रहे, पर अगर हम ये ढांचा नहीं बदलेंगे जिसमें तुम कुछ भी दो, कितने प्रोग्रेस हो जाए, कहाँ पर भी चले जाओ, तुम अमेरिका में भी चले जाओ, एडवर्टाइजमेंट्स को आप देखोगे, आप जो शादी के मैट्रिमोनियल्स को देखेंगे उसमें लिखा होगा सच एंड सच, क्योंकि आप कह नहीं, आप अपनी क्या कहते हैं हैसियत, अपनी स्थिति को दिखा देते हैं। सच एंड सच ब्राह्मण फ्रॉम समवेयर सीक्स अलायंस। अब तुमको कहने की ज़रूरत नहीं है कि मैं आई विल टेक द अलायंस ओनली फ्रॉम ब्राह्मण वेमेन, बट आपने अपने को प्रकट कर लिया। जवाब आपको आएंगे, हो सकता है कि कई जगहों से आएंगे, लेकिन आप वही बोलोगे जहां आपका व्हाट यू से तालमेल बैठ जाएगा। तो रोमांस करना अलग बात है, अय्याशी करना अलग बात है, शादी आप वहीं पे करेंगे। और यही बच्चे कहते थे मुझको कि मैम मैं तो शादी, और ये फेमिनिस्ट अंदाज लेकर के आए उसमें कि मैम शादी तो मैं वहीं पे करूँगा जहाँ उस लड़की से करूँगा जो मेरी माँ के रसोई में फिट हो जाए, मेरी माँ की रसोई। तो आपने फेमिनिस्ट बना दिया उसको, उस लड़के ने आपको फेमिनिस्ट बना दिया, पर कास्टिस्ट पूरी तरह से रहा, क्योंकि माँ उसकी कहने वाली है, शी इज़ नॉट गोइंग टू टेल हिम कि तुम जाके किसी और से शादी कर लो। सो एक्चुअली ये इतना नेचुरलाइज हुआ है, इतना हमने उसको आत्मसात ऐसे कर रखा है कि हमें बस झलक देने की ज़रूरत है, इतना चिन्ह देने की ज़रूरत है, और हम उसको पूरी तरह से उसमें शामिल हैं। तो उसमें उस स्थिति में आप देखो, गो बैक टू आर टेक्स्ट। अब हम कहा जा रहा है मनु, डोंट से एनीथिंग अबाउट मनु। ये जो किताब जेंडरिंग कास्ट मेरी किताब है, या ब्रह्मानिकल पेट्रियार्की जो बनने की, जो लिखने की मैंने लिखा था शुरुआत में मंडल के टाइम पे ही 1991 में उसको लिखा था। वो नारीवादियों को बहुत अच्छा लगा, जेन्युइन एंटी कास्टिस्ट को भी अच्छा लगा,
और सर्कुलेट होने लगा। तो उसकी अब उसमें फिर बहुत सोचने के 4 साल लगे थे मुझे ये किताब लिखने में। जब लिखने के बाद वो पब्लिश हुआ, सब कुछ हुआ। अभी रिसेंटली 2-3 साल पहले, क्योंकि अब हमारी जो थिंकिंग है ना वो यहाँ नहीं, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि नागपुर में बन रही है या कहीं और बन रही है, वो एक्चुअली इंटरनेशनल स्तर पे बन रही है, अमेरिका में बनी जाती है। हमारे इतने आप देखो आज भी बुज़ुर्ग ऊंचे जातियों के लोग जो हैं सब बैठे हैं ओल्ड एज होम्स में, और उनके बच्चे जो हैं सब यूएसए में हैं, सब यूएसए में हैं। ये लोग अब अपना धर्म भी बचा रहे हैं, अपनी कास्ट भी बचा रहे हैं, सब कुछ बचा रहे हैं वहाँ पर बैठ करके। तो उनको पूरी तरह से समझ है कि सोचने की रेवोल्यूशन जो है, जो तीसरी आंख अगर तुम्हें खुल जाएगी तो हम तो सब राख में जल जाएंगे, ये बात उनको दिखने की बात आ गई है। तो उस तरह की सिचुएशन में आप लोग जानते हैं कि इंटरनेट का ज़माना है, सब इंटरनेट पे होता है आजकल। तो ट्विटर का जो सीईओ था, जो ट्विटर आज एक्स बन गया है, क्योंकि ट्विटर के कुछ पॉलिटिक्स वहाँ का है जिससे कि वो बदलाव आ गया। वो बंदा जो है उसके पास 4 लड़कियाँ, दलित लड़कियाँ पहुँची जो यूएस में थीं। वो पहुँची उनके पास, और उनके पास एक स्लोगन था, एक बड़ा सा पोस्टर था, स्मैश ब्राह्मणिकल पेट्रियार्की, वो पोस्टर था। अब मिस्टर जैक, उसका कुछ नाम था, उसको क्या समझ कि ये क्या चीज़ है। हाँ, तो उसने, पर ये 4 अच्छी लड़कियां थीं, आई उनके पास, वो खड़ा हो गया उनके साथ और उन्होंने तस्वीर ले ली। वो तस्वीर वायरल हो गई इंटरनेट पे, बिकॉज अब तो सब कुछ वायरल हो जाता है इंटरनेट पे, तो वायरल हो गई इंटरनेट पे। अब वहाँ पे बैठे हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, मनुवादी और क्या कहते गढ़ के सोचने वाले बैठे वहाँ पर, उन्होंने क्या लिखना शुरू किया वहाँ पर कि तुरंत वो जो पोस्टर बना था वो डिसअपियर हो गया, वो उस पब्लिक स्फीयर से डिसअपियर हो गया। पर उसका क्या नतीजा बना, इंटरनेट से ही वो जितने लोगों ने वो आर्टिकल, क्योंकि वो आर्टिकल भी इंटरनेट पे थी, उस आर्टिकल को इतने लोगों ने पढ़ा उस वक्त, क्योंकि वो भी वायरल हो गई। तो आई गॉट सो मैनी पीपल हु रेड, जिन्होंने उस आर्टिकल को पढ़ा, बिकॉज उसमें तो अब जो है ये कोर्स में था। ये किताब जो है ये मेरी एक किताब है जो मैं शीतल को देने वाली हूँ। वो इसकी 5th रिप्रिंट आई है। वो जो ये मतलब ये किताब और ये वट एवर इट इज़, इसकी जो सर्कुलेशन है वो अपने आप में ऐसे डेमोक्रेटिक सिचुएशन में रिस्पांस भी डेमोक्रेटिक स्तर पे ही आता है। तो अब वो सर्कुलेट हो रही है, इसकी 5th रिप्रिंट हो गए। बट ये कोर्स में था, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के कोर्स में उन्होंने डाल रखा था, बिकॉज लोगों को, इतने लोगों ने, इतने यंग लोगों ने इस किताब को मेरा पढ़ा है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। मतलब बहुत उनको समझ में आया कि वो कहाँ से आ रहे हैं, क्यों उनकी ज़िंदगी में जिस तरह की उथल पुथल, मतलब बहुत ज़बरदस्त उनका रिस्पॉन्स था। तो ये भी है। अब इसकी डेंजर आज के सत्तादारों को दिख गई, तो अब इस किताब को विड्रॉ किया जा रहा है सिलेबस में से, कोर्स रीडिंग्स में से। तो हमने कहा देखो नारीवादी क्या बोलते हैं, मतलब ज़्यादातर पितृसत्ता को मारो, वो सभी कह सकते हैं, वो भी कह सकते हैं, वो भी कहते हैं कि हमारे यहाँ पितृसत्ता नहीं है और जो भी कुछ। बट दी स्ट्रक्चर को जो समझने की जो थी है ना, बेसिकली पहले समझो फिर आप उसको उधड़ के फेंक सकते हो। तो वो जो सिचुएशन है वो उस स्तर पे हमको जाना नहीं चाहिए। कल बात हो रही थी कि जीएसटी पे कौन सी चीज़ों पे जीएसटी डाला जा रहा है। हाँ, अब आप मानोगे नहीं इतना, ये मुझे रितु दीवान में कल बोला कि कई चीज़ों पे जीएसटी है, औरतों के कई चीज़ों को उन्होंने निकाल रखा है, हरी चूड़ियों पे जीएसटी नहीं है।
लाल चिड़ियों पर भी है, बट हरी चिड़ियों पे नहीं है। अब आप समझते हो, आपको समझ आना चाहिए, हरी चिड़ी किस चीज़ के लिए है? रिप्रोडक्शन के लिए है ना। ग्रीन बैंगल्स आर टाइड टू फर्टिलिटी, टू रिप्रोडक्शन। तो आप उस तरह के बच्चों को पैदा करेंगे, उसको तो हम बढ़ावा देंगे, उसको बढ़ावा देने की ज़रूरत है। मतलब इतने सटल लेवल पर पहुंच गए हैं अपने अपने जो मॉरल पुलिसिंग, जो सेंट्रल पुलिसिंग, जो हर तरह की जो पुलिसिंग जो हो सकती है वो करते, एक तरह से बढ़ावा दिया जाए, दूसरी तरफ से दबाना और आपकी आइडियोलॉजी को स्मैश करने की कोशिश है। तो इस आर्टिकल को निकाल दिया उन्होंने, इस किताब को भी शायद नहीं देंगे, बट वो बिक रही है। फॉर्चुनेटली अभी हमारा पब्लिशिंग इंडस्ट्री पूरी तरह से गिरा नहीं है। तो आप देख सकते हो कि हमारे यहाँ कास्ट, एंटी कास्टिस्ट मूवमेंट को क्या करना पड़ेगा, किस तरह से जाना होगा इन ऑर्डर टू स्मैश दिस कंट्री। आप देखो, जब आपने इतनी नेचुरलाइज कर दिया, मनु भी कहते हैं, अब मनु को मैंने भी पढ़ा है, ऐसा नहीं है कि मैं लिखूं बिना मनु के पढ़े। मतलब मनु ये भी कहते हैं कि भाई शादी तो आपको अपने ही एंडोगेमस ग्रुप के अंदर करनी चाहिए, लेकिन अगर ना हो तो अनुलोम की शादियां परमिटेड हैं। अनुलोम आप लोग जानते हैं, अनुलोम प्रतिलोम। अनुलोम जो बाल की धारा है जो नीची तरफ जा रही है वो अनुलोम है। प्रतिलोम जो धारा के विरुद्ध है, जहाँ ऊंची जात की लड़की नीची जात के लड़के के साथ शादी करेगी। हाँ, तो इतना जटिल सोच करके वो ढांचा बनाया हुआ है जिसमें थोड़ी छूट आप दे देते हैं अनुलोम में, प्रतिलोम नहीं करना चाहिए। और पूरी ढांचा जो बना रखा है उसमें जो नई जातियां बनती हैं वो सारे ये भी मान के चलना पड़ रहा है उनको कि शादियां होंगी, लोग वायलेट करेंगे अपनी नॉर्मेटिव स्ट्रक्चर को। हाँ, पर द पॉइंट इज़ कि वो भी इतनी सिनिस्टर, मतलब मनु का जो जीनियस है वो व्हाट इज़ टू परमानेंटली बांधो, परमानेंटली बांध दिया तुमको। क्लास को तो हम उधेड़ सकते हैं, तुम्हारे सत्ता के औजार जो हैं हम छीन सकते हैं, हम रेवोल्यूशन कर सकते हैं। जाति का क्या करोगे? जाति का क्या करोगे? सब बैठा है, सबके अंदर एक सेंट्रल पुलिसिंग मैकेनिज्म है, एक सेंसर बैठा है, और वो सेंसर डिसाइड करेगा कि आप इस तरह की ढांचे को रियली बदलना चाहते हो या नहीं। कितने एड्स हमने निकाले हैं जिसमें लव मैरिज इज़ अ प्रॉब्लम। जितना वायलेंस आप लोगों को सबको मालूम है कि अगर आप अंतर्जातीय विवाह कर लेते हैं और ख़ास करके ऊपर की जाति की लड़की और नीची जाति का लड़का, तो किस तरह का हिंसा होता है, कैसे मारा जाता है उनको, कैसे उनके पीछे लोग जाते हैं। तो ये ढांचा जो हमने बनाया हुआ है ये पूरी तरह से उस स्ट्रक्चर को कायम रखने की कोशिश में है। इसको तोड़ने के लिए तो फिर हमको उसी तरह के एंटी कास्ट मूवमेंट्स चलानी पड़ेगी, नॉट एंटी कास्ट, एंटी क्लास। यू हैव टू डू एंटी कास्ट मूवमेंट्स, जिससे कि आप समझो पहले एंड देन उसकी जो क्रिटिक, उसको जो, क्योंकि संस्था को उधेड़ करके फेंकने से के बिना काम नहीं चलेगा, क्योंकि कास्ट रिप्रोड्यूस होते चले जाएंगे। तो अंबेडकर ने लिख दिया एनाइलेशन ऑफ कास्ट, मैंने उनको सीख कर, उनकी सीख को लेकर के ये किताब लिखती। पर द फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि प्रैक्टिस में कब आएगा, थ्योरी एक चीज़ होती है बट प्रैक्टिस में जब तक नहीं आएगा, जब तक हम रियली समाजवादी नहीं बनते हैं, पूरी तरह से समाजवादी, तो हम उसी स्ट्रक्चर को रिप्रोड्यूस करते चले जाएंगे। तो स्ट्रगल तो हमारे यहाँ लंबा है, मान के चलना पड़ेगा। और कितने दिन चलाएंगे ये लोग, मतलब ये जो थॉट पुलिस बैठी हुई है हमारे ऊपर, कितने दिन हावी हो सकते हैं। हमें लंबी लड़ाई के लिए लंबा सोच करके लंबी डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस को डालना है, जिससे कि हम जो हमारे देश में खास तरह की एक
जटिल संस्था बना करके रखी है, उसको तोड़ने की प्रक्रिया में सब शामिल होंगे तब सिस्टम जाएगा, नहीं तो वो सिस्टम रिप्रोड्यूस होता चलाएगा। ये हमारे सामने चैलेंज है। एंटी कास्टिस्ट ग्रुप्स को, एंटी फेमिनिस्ट ग्रुप्स को, इवन मार्क्सिस्ट ग्रुप्स को समझने की जरूरत। हमारे देश में वी शुड नॉट हैव क्लास मूवमेंट एक तरह से, विमेंस मूवमेंट एक तरह से, कास्ट मूवमेंट एक तरह से, तीनों को मिला करके एक मूवमेंट बोलना। ढांचा एक है, उस ढांचे को तोड़ना, सब उसमें शामिल हो गए तब वो टूटेगा, नहीं तो वो नहीं टूटेगा। इट्स नॉट गोइंग टू ब्रेक, तो चलता चला जाएगा। सो वी हैव टू डिसाइड कि हम अपना एनर्जी, हम अपनी उष्ण कहाँ जगाएंगे, ये पहले समझें, फिर हमको थ्योरी अपने स्ट्रक्चर, अपने डेमोक्रेटिक स्ट्रगल्स में डालने की ज़रूरत है, तब परहैप्स हम एक दूसरा नया समाज आएगा। आपको मान के चला, हमारी जो स्टोरीज़ हैं, जो हमारी क्या कहते हैं मिथ हैं, उसी आप ही के स्ट्रक्चर से मैंने निकाला है। तो शंभुक की कहानी क्या करोगे उसके साथ, क्या जवाब दोगे तुम? देश शंभुक और देश गार्गी और देश एकलव्य। अब आप कहोगे कि एकलव्य के साथ जाति नहीं हुई, कह सकते हो आप कह सकते हो कि शंभुक के साथ, मानोगे नहीं, लेकिन आप नहीं, मतलब आपको सोचने की ऑटोनॉमी नहीं है। और वो कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, उसकी जो मैंने धाराएं निकाली थी, क्या है उसमें। और उत्तराखंड में सिर्फ 2 चीज़ें राम करते हैं खुद, बाकी चीज़ जो हैं वो उनके भाई करते हैं। एक शंभुक का वध और दूसरा सीता को त्यागना। सिर्फ 2 चीज़ उन्होंने पर्सनल डिसीजन ली, बाकी सब उनके भाइयों ने जाकर के इधर उधर जाकर के अपनी गद्दी को मजबूत किया, कॉन्क्वेस्ट वगैरह किया। अब शंभुक की कहानी क्या है कि शंभुक के ज़माने में, एंड दिस इज़ वेरी क्रिटिकल फॉर अस टू अंडरस्टैंड, वापस जाता है फूले पर। हम देखते हैं कि शंभुक क्या होता है, एक पूरा प्रोसेशन आता है एक 14 साल के लड़के के साथ, ब्राह्मण लड़का, और वो क्या कि राज में आकर के उसको शव को दिखाया जाता है और कहते हैं तुम्हारे राज में अनर्थ हो रहा है। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण मरना नहीं चाहिए, एक जवान ब्राह्मण तो बिल्कुल भी नहीं मरना चाहिए। ब्राह्मणों की तो आयु हज़ारों साल की होती है, तो ये तो बंदा मर गया। सो अब वो ला के आते हैं एंड वो विलाप कर रहे हैं। अब इमीडिएटली स्टोरी तो ऐसे है कि रामचंद्र जी समझ जाते हैं, निकल पड़ते हैं, अपनी तीर कमान लेकर के चल पड़ते हैं और वो उत्तर की तरफ जाते हैं। उत्तर की तरफ जा कर के उनको दिखता है एक बंदा बैठा हुआ है और वो तप कर रहा है। तो उनसे वो कहते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है और तुम्हारा अता पता, दैट इज हु आर यू और व्हाट आर यू, कौन सी तुम्हारी सिस्टम में क्या लोकेशन है। तो शंभुक बड़े इनोसेंटली वो क्या कर रहा है, तप कर रहा है। तप किस लिए करते हैं? ज्ञान के लिए, है ना। तो उसको वो कहता है कि मैं शंभुक हूँ, मैं शूद्र हूँ और मैं तपस्या कर रहा हूँ, बस इतना ही। उसको तुरंत उसका गला काट दिया जाता है। गला इज द हेड, दिमाग यहाँ है, काट दिया आपने, उसको काट दिया। तो और अपनी तरफ से समझ बनाना इज ए वेरी डेंजरस थिंग, बहुत ज़बरदस्त डेंजरस थिंग है। तो एक्चुअली आप देखो, इवन फ्रॉम द मिथ, अपने माइथोलॉजी से भी हम निकाल सकते हैं समझने के लिए। सो क्या स्ट्रक्चर हमारे देश में है, उसको किस तरह की है, किस तरह की डेमोक्रेटिक स्ट्रगल्स हमको डालनी पड़ेगी इन ऑर्डर टू स्मैश दैट अनइक्वल स्ट्रक्चर। वो चैलेंज हमारे सामने है। कुछ साल लगेंगे, कुछ हो सकता है लंबा अरसा हो, पर हमको छोड़ना नहीं है, क्योंकि एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल सोसाइटी अगर हमको बनाना है तो हमारे सामने कोई ये चैलेंज है, हमारे ऑप्शन नहीं है हमारे पास। वी विल हैव टू डू इट। कितना भी बुरा ज़माना हो,
हमें ये करना ही पड़ेगा, और ये हमारे सामने चैलेंज है। और ये मैं आपको सिर्फ बताना चाहती हूँ, जितनी पढ़ी जितनी समझी मैंने अपनी ज़िंदगी में एक्टिविज़्म से और उस सबसे, तो मैं आपके सामने ये पेश कर दिया। अब सुनने के लिए बहुत शुक्रिया।